नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के सेट संख्या 66 के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा विलंब हो गया है, लेकिन सभी लोग एक बार फटाफट लाइव आ जाइए ताकि हम लोग एक बेहतरीन सेशन को जल्द से जल्द शुरू कर सके। आज के क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर जो है साहित्य के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े आसान भी हैं, थोड़े अच्छे भी क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ आपको पैसेज के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग अब बिना लेट किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यहां पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका यह कह रहा है कि हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। बेसिकली हम लोग मिश्र बंधु की बात करते हैं। मिश्र बंधु, वही मिश्र बंधु की बात कर रहे हैं जिन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दिया है। तो आपको यह बताना है साथियों, आपको यह बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख करके बताएंगे जी। नमस्कार सभी साथियों को। फ्रूटी कुमारी, वेद प्रकाश तिवारी यहां पर जुड़े हुए हैं और स्वीटी कुमारी जुड़ी हुई हैं, रूबी हैं, नम्रता हैं, बहुत सारे साथी यहां पर जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि कुछ लोग विलंब करके चले भी गए हैं, लेकिन मैं फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। एक बार सभी लोग, जितने भी साथी अभी लाइव नहीं हो पाए हैं, वो लोग फटाफट लाइव आ जाएं। हम लोग शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास को। और आज की क्लास में आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका कार्य कि हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। कौन कौन से लोग हैं? गणेश बिहारी मिश्र। चूंकि इनके आगे ये लोग जो टाइटल है इनका ये मिश्र है, इसलिए इनको मिश्र बंधु के नाम से जानते हैं। श्याम बिहारी मिश्र है या कृष्ण बिहारी मिश्र को माना जाता है। साथियों, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र तो सही है, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। यहां पर यह गड़बड़ है आपका। राम बिहारी मिश्र, ये गड़बड़ है आपका, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं गणेश बिहारी मिश्र, ये बात बिल्कुल सही है। श्याम बिहारी मिश्र, ये बात भी बिल्कुल सही है। और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये भी बात सही है। तो यहां पर विकल्प संख्या जो सी है, जो आपके विकल्प संख्या सी है, यह आपके सही उत्तर हो जाएंगे। कितने लोगों का उत्तर विकल्प संख्या सी आपका सही आया था? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। रिंकी पाठक, इनके उत्तर आ रहे हैं। गणेश बिहारी सुखदेव हैं, अरे आपका गणेश बिहारी मिश्र हैं और श्याम बिहारी मिश्र हैं और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीन लोग मिश्र बंधुओं में सम्मिलित कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और ऐसे क्वेश्चंस, अब एक बात सुन लेना ध्यान से। बेसिकली आप लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चंस मुझसे बन नहीं रहा है एग्जाम में। होता क्या है कि आप एक नोट्स बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम चर्चा करते हैं तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप अपने नोट्स में उतारिए और जितनी बातों की चर्चा, यानी जितने साहित्य इतिहास के ग्रंथ हैं, उनको आप ढूंढ करके एक जगह लिख लीजिए। आप ढूंढेंगे कैसे? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वहां पर जितने साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ हैं वो एक जगह आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको कलेक्ट करिए, उसको एक जगह लिख लीजिए, वो आपका तैयार हो जाएगा। जैसे यहां प्रकार है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ कौन सा है, यानी हिंदी शब्द सागर जो है एक साहित्य इतिहास ग्रंथ है और ये जो ग्रंथ है वो किसका है? पहला कार्य कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आपको बताना है दोस्तों कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है या श्याम सुंदर दास जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी नमस्कार। विश्वजीत कुमार, नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज आपका क्लास मिला सर। अरे भाई ऐसा तो बात नहीं है। कोई कह रहा है सर बहुत दिनों के बाद मिला है। मेरी क्लासेस डेली आपको 10:15 पर रात में चलती हैं और ये रात की जो क्लासेस हैं, जो आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो एप्लीकेशन है उस पर जो टेस्ट होते हैं, हमारे डेली टेस्ट जो होते हैं हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, यानी मंडे टू फ्राइडे को, उस 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या हम लोग रात के 10 बजे जुड़ करके देखते हैं, यानी सॉल्व किया करते हैं। ये जो ग्रंथ है वो किसका है? तो आप कहेंगे श्याम सुंदर दास जी का है। किसका है? श्याम सुंदर दास जी का। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक साहित्य इतिहास ग्रंथ है, इसका नाम क्या है? तो आपको पता होगा कि साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो ग्रंथ है वो किसका है? हिंदी साहित्य का जो इतिहास है यह ग्रंथ किसका है? यह ग्रंथ आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। और हिंदी साहित्य की भूमिका, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। कौन सा है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका।
हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, तो सारी बातों की चर्चा हमने यहां पर कर दिया है, और भी जो साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ हैं उनके लेखक और उस ग्रंथ के बारे में जान लीजिएगा। हालांकि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है, हिंदी का पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ जो माना जाता है, उसका नाम क्या है, एक बार हम लोग को आप लोग बताइए। हिंदी साहित्य का, यानी हिंदी का पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ, साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? आपको पता होगा कि गारसा दतासी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है इस्तवार द लॉ लिटरेत्यूर एंदुइये एंदुस्तानी। पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इस्तवार द लॉ, मैं लिख देता हूं, इसका नाम है इस्तवार द लॉ, इस्तवार द लॉ लिटरेत्यूर एंदुइये एंदुस्तानी, एंदुइये एंदुस्तानी। और आपको पता होगा कि ये जो साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिखा गया, ठीक है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे गारसा द तासी को माना जाता है। गारसा द तासी को माना जाता है। गारसा द तासी जो है, समझिए इस बात को, गारसा द तासी जो है ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये हैं फ्रांस के। ये भैया कहां के हैं? तो आप कहेंगे कि ये फ्रांस के हैं। और इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो पेरिस से होता है, पेरिस से होता है। किस भाषा में है ये? तो आप कहेंगे फ्रेंच भाषा में है। किस भाषा में है? तो आप कहेंगे फ्रेंच भाषा में यह लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में है। आपको एक बात कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, जो कि आपके एग्जाम में इस बार टीआरई 4.0 में ज्यादातर पूछने की उम्मीद दिखाई जा रही है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। इसमें इस्तवार द लॉ लिटरेत्यूर एंदुइये एंदुस्तानी की जो ग्रंथ है, इसमें कुल आपको बताना है कि कुल कितने कवि हैं, कुल कवि कितने हैं, और इसमें हिंदी के कवि कितने हैं, हिंदी के कवि कितने हैं। इन दो प्रश्नों को हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। इन दोनों प्रश्नों को आपको कमेंट बॉक्स में या तो लिख करके बताना है, या तो लिख करके आपको याद कर लेना है कहीं से ढूंढ करके। आगे बढ़ते हैं। जी हां, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कुमारपाल प्रतिबोध ये किसकी रचना मानी जाती है? कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसकी है? तो कह रहा है कि सोम प्रभु सूरी जी हैं, या हेमचंद्र सूरी जी हैं, या शांकधर को माना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, बिल्कुल रिंकी पाठक, गारसा दतासी और फ्रेंच भाषा में यह लिखा गया है। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ठीक ना? बिल्कुल जी। गुड इवनिंग राजीव रंजन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बहुत सारे साथी यहां पर जुड़े हुए हैं। यह है आपका क्वेश्चन कि कुमारपाल जो प्रतिबोध है ये किसकी रचना मानी जाती है? सोम प्रभु सूरी। देखिए जैन आचार्य हैं जिनका नाम है सोम प्रभु सूरी, ये क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये जैन आचार्य हैं, जैन आचार्य हैं, और इन्हीं की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। किसकी रचना है? तो आप कहेंगे सोम प्रभु सूरी की रचना है। आपको बताना है कि हेमचंद्र सूरी की एक कोई भी रचना बताना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना है कि हेमचंद्र सूरी की रचना कौन सी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से दिया होगा। मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? और इस बार के एग्जाम में एक बात हमेशा याद कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ सिद्ध संप्रदाय से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। किससे? तो आप कहेंगे कि सिद्ध संप्रदाय। आपको पता है कि सिद्ध संप्रदाय ये आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध संप्रदाय से, मतलब आपको एक हम आपको लॉजिक बता रहे हैं कि सिद्ध संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसकी विशेषताएं क्या रही हैं और सिद्ध संप्रदाय में क्या कमियां रही हैं,
कि जिससे कि नाथ संप्रदाय का उदय होता है। और दूसरा प्रश्न यह है आपका कि कौन कौन से ऐसे नाथ जो साहित्य है, नाथ साहित्य में कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो सिद्ध और नाथ दोनों से संबंधित माने जाते हैं। यह आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे लगभग 4-5 कवि हैं, इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर बहुत सारे साथियों के ए आ रहे हैं। पुतलिपा बिल्कुल सही आंसर है। पुतलिपा जो है ये योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। जो सिद्ध संप्रदाय है, जो सिद्ध साहित्य है, इसमें आप देखते होंगे कि जो कवि हैं इनके आगे पा शब्द का उल्लेख किया गया है। जी नमस्कार, मिथिला की धरती से श्रवण कुमार कह रहे हैं कि नमस्कार जी। बिल्कुल आप सभी लोगों को नमस्कार। और मिथिला की धरती से एक कवि हैं, हो सकता है कि यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया हो, हम चर्चा उसकी करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा पुतलिपा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए। करे दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है, यानी इसके रचयिता कौन है? विद्याधर है, या सरहपा है, या पुष्पदंत है, या उपयुक्त में से एक से अधिक लोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार लिख करके बताइए। किसी के आंसर बी आ रहे हैं? आंसर आपके बी आना शुरू हो गया है। दोहा कोश के लेखक कौन है? तो दोहा कोश के लेखक, जी हां बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का सरहपा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सरहपा। यानी विकल्प संख्या आपके बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपदेश रसायन रास, ये जो ग्रंथ है रास परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास ये किसका है? कवि विद्याधर का है, या धनपाल का है, या जिनदत्त सूरी का है? बोलिए। उपदेश रसायन रास ये किसका ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर बताना है, और छठे का पप्पू यादव का जो उत्तर है वह सी आ ही गया है। तो सी जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। यहां पर जो हम साहित्य इतिहास संबंधित ग्रंथ पढ़ते हैं, जो रास परंपराओं के ग्रंथ हैं, बेसिकली ये जैन साहित्य से संबंधित कवि माने जाते हैं। तो जिनदत्त सूरी यहां पर इसके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की जो उलटवासियां हैं इसमें कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की जब रचनाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं, अच्छा कबीर का जन्म क्या है भाई? जब हम कबीर की बात करते हैं तो कबीर जो है वो पहले संत कवि माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कबीर कौन से कवि हैं? तो संत कवि, प्रथम संत कवि, प्रथम संत कवि हैं। ठीक है, संत कवि इनको क्यों कहा गया है? कबीरदास जी जो है एक निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित कवि माने जाते हैं। निर्गुण धारा के कवि हैं। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि भक्ति काल की 2 धाराएं हैं, जिसमें एक निर्गुण आता है, दूसरा आता है सगुण। इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। प्रथम संत कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। निर्गुण भक्ति धारा के जितने भी कवि माने जाते हैं, ये सभी कवि आपके संत परंपरा के कवि माने जाते हैं, यानी संत कवि इनको स्वीकार किया जाता है। निर्गुण धारा के अंतर्गत 2 धाराएं बटी हुई हैं, जिसमें कि एक आता है आपका ज्ञानाश्रयी शाखा, एक आता है ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरी आती है इसमें प्रेमाश्रयी शाखा। दूसरी आती है आपकी प्रेमाश्रयी शाखा। जब हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रेमाश्रयी शाखा की बात कर लेते हैं। साथियों जो प्रेमाश्रयी शाखा है आपका, इसमें प्रेम तत्व परिलक्षित होता है। यानी प्रेमाश्रयी शाखा जो है, ये जितने सूफी कवि हैं, जितने भी सूफी कवि हैं, ये प्रेमाश्रयी शाखा के से संबंधित कवि इनको स्वीकार किया जाता है। और ध्यान में रखना है आपको, एक बात और ध्यान में रखना है कि भाई प्रेमाश्रयी शाखा से इन्हें संबंधित कवि क्यों मानते हैं? जैसे मलिक मोहम्मद जैसी वगैरह हो गए, ऐसा क्यों मानते हैं इनको? क्योंकि इनके काव्यों में प्रेम तत्व परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं।
निर्गुण धारा में ज्ञानाश्री शाखा आपकी आती है और यह प्रथम संत कवि भी स्वीकार किए जाते हैं। कबीर के जन्म जो होते हैं, कबीर का जन्म आपका 1398 ईस्वी, या अगर संवत की हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इनका संवत 1455, ठीक है, संवत 1455 विक्रमी को इनका जन्म होता है और यह 1500, मतलब संवत की बात हम कर रहे हैं, संवत 1575 को ये मर जाते हैं। ठीक है, कबीरदास जी का जो जन्म है, जन्म ये आपका काशी में होता है। कहां होता है? तो काशी में होता है। कहां पर? लहरतारा नामक स्थान पर, लहरतारा नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। ठीक, इनकी मृत्यु कहां होती है? मगहर में होती है। इनकी जो मृत्यु है वो साथियों कहां होती है? तो आप कहेंगे मगहर। अब मगहर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में आपको एक जिला है जिसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है कबीरदास की। बेसिकली उस समय यह प्रचलन में आता है कि जो लोग मगहर में मरते हैं वो नरक को जाते हैं, और कबीरदास जी ने इन सारे रूढ़िगत परंपराओं का घोर खंडन किया है। वो चाहे मुस्लिम धर्म से संबंधित परंपराएं रही हो, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित परंपराएं रही हो, ठीक है ना, सभी चीजों का इन्होंने घोर खंडन किया है। तो इनका काशी में जन्म होता है, लहरतारा नामक स्थान पर। इनके कबीरदास की जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है लोई। इनकी पत्नी का क्या नाम है? लोई। हालांकि इनकी जो दूसरी पत्नी है उनका नाम है रमजनिया। रमजनिया, रमजनिया, ठीक है ना, रमजनिया। इनकी दूसरी पत्नी का नाम है रमजनिया। और ध्यान में रखेंगे कि इनका जो पुत्र है उसका नाम है कमाल, और पुत्री का नाम जो है वो कमाली है। पुत्री का नाम कौन है? कमाली। जब इनके गुरु की बात करते हैं, कबीरदास के जब गुरु की बात करते हैं, तो जो इनके गुरु हैं, अच्छा इसका आंसर देख लीजिएगा, अद्भुत रस है। पहले आंसर हम मार देते हैं अद्भुत रस, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं आंसर में ही। ठीक है, यहां पर इनके जो गुरु हैं रामानंद इनके गुरु माने जाते हैं। कौन? रामानंद जी जो है इनके गुरु माने जाते हैं। अब कबीर के बारे में थोड़ी बहुत और हम चर्चा कर देते हैं। कबीर के बारे में हम चर्चा ये कर रहे हैं आपको कि इनका जो ग्रंथ है, कबीर की जो वाणी है, ऐसे कहिए कि कबीर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कबीर की रचनाएं जो है साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी। हालांकि साखी, सबद और रमैनी, इसका जो संकलन है, इसका जो संकलन है वो बीजक में किया गया है। किसमें? बीजक में किया गया है। और जो बीजक है, ठीक है, इसका संकलन बीजक में किसने किया है? तो आप कहेंगे कि कबीर के शिष्य, कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया है। धर्मदास ने किया है। और कबीर के बाद उत्तराधिकार को भी इसी ने संभाला था। क्लियर है बात? और कबीर की वाणी का संकलन, एक बात और ध्यान में रखेंगे कि इनकी वाणी का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, जो कि आपको सिखों का एक ग्रंथ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट्स जो लोग लेना चाहेंगे वो लोग ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? आप ध्यान में रखेंगे कि अद्भुत रस। कबीरदास जी कभी इन्होंने वियोग की बात नहीं किया है, यह बात ध्यान में रखेंगे। और कबीर की जो वाणियां हैं उसमें कौन सा आपका शब्द शक्ति परिलक्षित होती है? तो व्यंजना विशेष तौर पर होती है, और इनकी रचनाओं में शांत रस विशेष तौर पर परिलक्षित होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैराग्य की भावना ज्यादा मिलती है। कबीर के परलोकवास होने पर, देखिए क्वेश्चन आ गया ना आपका, कबीर के परलोकवास होने पर यानी चले जाने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? ये कह रहे रविदास को मिली है। धर्मदास, रविदास जो है वो इन्हीं के समकालीन माने जाते हैं। कबीर के समकालीन कौन है? इनके समकालीन कौन माने जाते हैं?
तो इनके समकालीन ध्यान में रखेंगे कि एक है शासक जिसका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने कबीर को थोड़ा बहुत परेशान भी किया था, यह इसके समकालीन माना जाता है। तो करे धर्मदास को मिली थी या गरीबदास को मिली थी? साथियों यहां पर रविदास नहीं सही होगा, यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा धर्मदास। मैंने अभी बताया है कि जो धर्मदास है वो साखी शबद रमैनी जो कबीर की रचनाओं का संकलन है बीजक, तो कबीर की रचनाओं का संकलन इन्होंने बीजक के नाम से, बीजक के नाम से किसने किया है? धर्मदास ने किया है। तो यही इनकी गद्दी के बाद कबीरदास जी के बाद इनके गद्दी को राज सिंहासन को संभाला था। कर पद्मावत में उल्लिखित राजा रतनसेन कहां के राजा थे? आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि जो पद्मावत में उल्लिखित राजा रतनसेन है यह कहां के राजा थे। मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूं। तो कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथी इस प्रश्न का मुझे सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। परमानंद सिंह, मयंका श्रीवास्तव, रिचु कुमारी, भवेश कुमार, सोनी कुमारी, प्रिया कृष्ण है यहां पर, पप्पू यादव हैं और निहारिका जी यहां पर जुड़ी हुई हैं मेरे साथ जी, नमस्कार। पिंकी कुमारी, 9वें का ए उत्तर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं 9वें का, बिल्कुल, और 9वें का ए उत्तर आना बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। यह सत्य बात है कि 9वें का ए ही उत्तर होगा। साथियों जब हम लोग पद्मावत की बात करते हैं, मैं आपको चर्चा कर देता हूं पद्मावत की, ठीक है ना? यहां से तो दिख रहा है ना जी, इधर मैं लिखता हूं। जब हम लोग पद्मावत की चर्चा करते हैं, हम लोग जब पद्मावत की बात करते हैं, तो जो पद्मावत ग्रंथ है ये किसकी ग्रंथ है भाई? पद्मावत जो ग्रंथ है यह किसका ग्रंथ है? यह है आपका मलिक मोहम्मद जायसी साहब का। किसका है? मलिक मुहम्मद जायसी का यह ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत। और मलिक मोहम्मद जायसी के 3 ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किए हैं, जिसमें कि एक आता है आपका पद्मावत, एक आता है आपका पद्मावत, दूसरा आता है इनका अखरावट। बहुत डिटेल चीजों को हम बता रहे हैं, सुन लेना। और तीसरा आता है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम इतना जान लेना कि मैं बार बार अगर किसी चीज को बताता हूं तो इसका अर्थ यह है कि इस समय एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इन चीजों को बार बार बता रहा हूं आपको। अब हम जल्द ही आपको कल नहीं परसों से हम आपको यूट्यूब पर भी एक क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम परसों से इस क्लासेस को शुरू कर देंगे, अच्छा भी रहेगा। एग्जाम अब धीरे धीरे हम लोगों का श्योर है कि होगा ही होगा, चाहे जब भी हो। तो हम लोग इन चीजों को शुरू करेंगे और उसमें बहुत डिटेल हम बताते हुए चलेंगे। इसलिए मेरे साथ अगर पढ़ना है, जुड़ करके पढ़ना है, तन्मयता से पढ़ना है, तो पेशेंस को रख करके पढ़ना होगा, अन्यथा आप चले जाना, मुझे कोई भी इसका लाभ नहीं है। मैं अगर आपको लाभ नहीं दे पाऊंगा तो आपको हानि करने का प्रयत्न नहीं करूंगा। इसलिए ध्यान में रखना है कि एक एक क्वेश्चंस को पूरे डिटेल समझते हुए हम पढ़ेंगे। करें मलिक मोहम्मद जायसी के 3 ग्रंथ हैं और इन 3 ग्रंथों को स्वीकार किसने किया है? यह है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल केवल लिख रहा हूं, इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के 3 ग्रंथों को स्वीकार किया है। सबसे पहला जो ग्रंथ है इनका वो है पद्मावत, लेकिन हम इनके आखिरी कलाम की चर्चा कर रहे हैं। पूछा हुआ प्रश्न है कि आखिरी कलाम में किस चीज की बात की गई है। तो ध्यान में रखेंगे साथियों कि यहां पर 2 चीजों की बात की गई है। एक तो कयामत का वर्णन किया गया है, कयामत का वर्णन, तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। बाबर की प्रशंसा की गई है। यह क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना? चित्तौड़गढ़ के राजकुमार और सिंघल द्वीप की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, ये पिंकी कुमारी कर रही है। जी हां, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साथियों पद्मावत की। इतना ही वर्णन नहीं है, पद्मावत में और भी वर्णन है, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। जब साथियों हम लोग पद्मावत की बात करते हैं तो पहला पॉइंट ये जान लीजिए कि पद्मावत एक महाकाव्य है। पद्मावत क्या है?
पद्मावत है क्या चीज? तो आप कहेंगे कि सर पद्मावत जो है वह एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। ठीक। दूसरी बात, इसकी जो रचना हुई है वो कब हुई है? तो आप कहेंगे 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना हुई है। पद्मावत में 3 लोगों की बात की गई है मुख्य रूप से। एक आपका नागमती की बात की गई है, नागमती। दूसरी बात की गई है यहां पर रत्नसेन की, ये आपका रत्नसेन है, रत्नसेन की बात की गई है। और तीसरी बात जो की गई है वो की गई है पद्मिनी का या पद्मावती का। इसी का मूल नाम पद्मिनी है, लेकिन बेसिकली लोग पद्मावती पद्मावती इसको कहते कहते पद्मावती के नाम से जाने जाने लगी। ये तो जो रत्नसेन है, नागमती की हम बाद में बात करेंगे। जो रत्नसेन है यह चित्तौड़ का राजकुमार है। कहां का है? चित्तौड़ का राजकुमार है। चित्तौड़ का राजकुमार है। और यह किस चीज का, जो चित्तौड़ है, किस चीज का प्रतीक है? तो परम सत्ता का प्रतीक माना जाता है। यह बात ध्यान से समझ लीजिएगा। जो पद्मावती है यह सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। ठीक है। और दोनों के बीच में मैं एक आपका इज इक्वल टू का चिन्ह बना दे रहा हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान में समाज में पति और पत्नी में जो है वो बराबर के अधिकार दिए जाते हैं। दोनों में क्या है? बराबर के अधिकार हैं। इसलिए हम बराबर के अधिकार को यहां पर बना दिए हैं। बेसिकली जो राजकुमार साहब हैं, चित्तौड़ के राजकुमार, जिनका नाम है रत्नसेन, और जो आपका पद्मावती है, जो आपका पद्मावती है, इन दोनों के प्रेम प्रसंग, यानी शादी के पूर्व और शादी के बाद दोनों के प्रेम प्रसंग की बात की गई है। इनका चित्रण, चरित्र चित्रण किया गया है, और साथ ही बहुत ही मार्मिक चित्रण पद्मावत में किया गया है। इसके बाद एक आपका नाम आता है नागमती, एक प्रकरण आता है नागमती का, और इस नागमती पर ही आधारित एक प्रकरण है जिसका नाम है नागमती वियोग खंड। आपने सुना होगा, पूछा गया क्वेश्चन है आपका, और इस बार 4.0 में यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। नागमती वियोग खंड की बात हम कर रहे हैं। नागमती वियोग खंड, जो नागमती वियोग खंड है, यह हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है। बच्चन सिंह ने माना है। क्या माना है? हिंदी साहित्य की अनुपम निधि। ध्यान में रखेंगे, जो नागमती वियोग खंड है, इसको याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। बेसिकली इसमें है क्या चीज? नागमती वियोग खंड में 12 मासा का वर्णन पहली बार यहां पर किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? 12 मासा का। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, तो ध्यान में रखेंगे साथियों कि 12 मासा, 12 मासा का वर्णन यहां पर किया गया है। 12 मासा का मतलब होता है 12 महीना, मास का मतलब होता है महीना। ये 12 मासा है क्या चीज? बेसिकली जो नागमती है यह रत्नसेन से प्रेम करती है, और इसके प्रेम में जो है यह इसके विरह में पागल है। 12 मतलब एक वर्ष में 12 महीनों में या अलग अलग महीनों में अलग अलग तरीके से जो है इसके प्रेम को दिखाया गया है, विरह को दिखाया गया है। और 12 मासा का जो प्रारंभ है वो आषाढ़ महीने से माना जाता है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और इस बार 4.0 में आने की प्रबल संभावना भी है। तो ध्यान में रखेंगे, इसको आप लिख लेंगे एक बार। पद्मावत के बारे में जितनी भी चीजें हैं स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताइए कि क्या पढ़ने में मजा आ रहा है, या फिर हम क्वेश्चंस को ट्रिक करते हुए आगे बढ़ जाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, तो फिर हमें भी पता चलेगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कर हिंदी भाषा में, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप बिल्कुल सही देंगे। ठीक ना? कर हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? पाला कर मलिक मोहम्मद जायसी। जो जायसी साहब है इनको नहीं, जायसी साहब थे कहां के? बेसिकली जायसी साहब का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नगर में। एक शिकारी के द्वारा तीर लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है।
उस्मान की रचना है या फिर नूर मोहम्मद की रचना है, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। कमेंट बॉक्स में एक बार उत्तर बताइए। सर जी टाइम भी सही है और क्या है, शांति है, अभी कोई काम नहीं रहता है। अच्छा चलिए, अगर टाइम सही है आपको तो मुझे भी लग रहा है कि टाइम ही बहुत अच्छा है ना। रात के समय में थोड़ी गर्मी भी नहीं लगती है, शांतिपूर्वक हम बैठे होते हैं। और होता क्या है कि बेसिकली आप इसमें सोने का समय, खा पी करके सोने आते हैं। इस टाइम अगर आपको एक वीडियो मिलती रहेगी और आपको कुछ अच्छी चीजें मिलती रहेंगी तो ये आपके लिए हितकारी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं यह एग्जाम में एक एक चीजें जीवन में आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। 10वें का सी, कोई कह रहा है उस्मान, उस्मान नहीं होगा, इसका आंसर होगा नूर मोहम्मद। क्या होगा? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की एक रचना है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी। साथियों जो अनुराग बांसुरी रचना है नूर मोहम्मद साहब की, यह हिंदी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तो आप कहेंगे हिंदी भाषा में यह लिखी गई है। ठीक है, और बरवे और चौपाई छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, बरवे चौपाई छंदों का प्रयोग यहां पर किया गया है। नूर मोहम्मद की रचना है, और इसी रचना की रचना करने के लिए, हिंदी में रचना करने के लिए नूर मोहम्मद जी को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर, कह रहा है इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है। सबसे पहले तो ये जानेंगे इसका आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तुलसीदास ने जो रचना आपने किया है, तुरंत आंसर बताइए आप लोग सभी लोग। तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास की जब हम बात करते हैं साथियों, तो तुलसीदास ने दो भाषाओं में अपनी रचनाओं को अंजाम दिया है। एक तो इन्होंने अपनी रचना को लिखा है अवधी भाषा में। किस भाषा में इन्होंने लिखा है? अवधी भाषा में। और दूसरी रचना इन्होंने लिखा है जो, वो लिखा है ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। चलिए, अब जितने भी वली वाले शब्द हैं यह इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा है। 11वें के सी उत्तर आना शुरू भी हो गया है। कवितावली इनकी जो रचना है यह आपकी ब्रजभाषा में है। जब हम कवितावली की बात करते हैं, जब हम लोग गीतावली की बात करते हैं, हम लोग कृष्ण गीतावली की बात करते हैं, ये सारी रचनाएं इनकी ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। रामचरितमानस की बात करते हैं तो रामचरितमानस और जानकी मंगल ये इनकी अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में इनकी लिखी गई रचना है ये। रामचरितमानस की जब बात करते हैं तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। किन किन छंदों का प्रयोग किया है? तो दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस में कुल मिलाकर के 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? तो आप कहेंगे 7 कांड हैं। जब हम लोग साथियों कवितावली की बात करते हैं तो कवितावली में भी कुल मिलाकर के 7 कांड आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने कांड? तो 7 कांड यहां भी देखने को मिल जाएंगे। साथियों एक बात ध्यान में रखेंगे कि 2 रचना की हम बात कर रहे हैं। एक है रामचरितमानस, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रामचरितमानस। दूसरी रचना हम लिख रहे हैं बरवै रामायण, बरवै रामायण। तीसरी रचना की हम बात कर रहे हैं इनकी गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिसका नाम है गीतावली। और चौथी रचना की हम बात कर रहे हैं कवितावली। ये चारों आपके महाकाव्य हैं। ये चारों क्या हैं? तो आप कहेंगे कि सर चारों आपके महाकाव्य हैं। जो चारों रचनाएं हैं, ये चारों रचनाएं आपके क्या हैं? महाकाव्य हैं। ये चारों आपके महाकाव्य हैं। अब महाकाव्य क्यों है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास की कुल 4 ऐसी रचनाएं हैं। कुल ऐसी कितनी रचनाएं हैं मेरे दोस्तों? 4 ऐसी रचनाएं हैं
जो आपके 7 कांडों में विभक्त हैं। कितने कांडों में? तो आप कहेंगे कि इसमें 7 कांड हैं, कुल मिलाकर के 7 कांड हैं। 7 कांड को हम एक बार लिख देते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 कांडों में आपका जो पहला कांड आता है वो आता है बाल कांड। आप कहेंगे सर याद है, मत लिखिए, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं। बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया। इसके बाद आपका आता है अरण्य कांड, अरण्य कांड। इसके बाद आपका आता है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। ठीक है, तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। इसके बाद आपका आता है सुंदर कांड, ठीक है। सुंदर कांड के बाद आपका आता है लंका कांड, लंका कांड, और अंतिम आता है आपका उत्तर कांड। ठीक है, इन चारों रचनाओं में ये 7 कांड आपको देखने को मिल जाते हैं। मेरे दोस्तों, जो आपका लंका कांड है, क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ये जो लंका कांड है जिसमें मार काट का तमाम वर्णन किया गया है, इसी लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बीभत्स रस का प्रयोग किया है। बीभत्स, बीभत्स रस, किस रस का प्रयोग किया है? तो आप कहेंगे बीभत्स रस का प्रयोग किया है। जो बीभत्स रस है इसका अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा होता है। अब ध्यान से सुन लेना, बेसिकली बीभत्स रस का प्रयोग काव्यों में कम देखने को मिलता है, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपके रामचरितमानस के, किसमें ध्यान में रखना है कि रामचरितमानस के, यानी किसी भी कांड में नहीं, रामचरितमानस के किस कांड में किया है? लंका कांड में किया है। किस रस का प्रयोग सर्वाधिक किया है? तो बीभत्स रस का प्रयोग किया है। और इन्होंने रामचरितमानस में मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट्स आप लोग ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये चारों आपके महाकाव्य हैं। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को अवधी और ब्रजभाषा में लिखा है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने बीभत्स रस का सर्वाधिक प्रयोग किस कांड में किया है? तो आपका रामचरितमानस का जो आपका लंका कांड है उसमें किया है। ठीक है ना, ये उतार लीजिए आप लोग। कुल 7 कांड हैं, इनके क्रम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे कि सनी का जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति हवै भोगवै लही सुदेश सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञाथा का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? पहला कह रहे कि वैदिक ज्ञान या राजनीति, राजनीति की बात नहीं है यहां पर। कह रहे कि सनि का जल, अच्छा, चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, तो यहां पर ज्योतिष ज्ञान की बात की गई है। किसकी? ज्योतिष ज्ञान की बात यहां पर देखने को मिल जाता है। साथियों, जो बिहारी दास जी हैं, जब बिहारी की बात करते हैं तो बिहारी दास या बिहारी जी, कवि बिहारी जो है, ये आपके रीतकाल के कवि माने जाते हैं। रीतकाल के कवि हैं। रीतकाल के कवियों की विशेष तौर पर जो भाषा है वो आपकी ब्रजभाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा है। एकमात्र कवि ऐसे हैं जो अपनी सिर्फ एक रचना के कारण फेमस हुए हैं और प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी एकमात्र रचना आपको मिलती है ब्रजभाषा में, जिसका नाम है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, सतसई। कौन सी रचना है? बिहारी सतसई। और पूछा क्वेश्चन ये जाता है कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो साथियों 713 और 719 दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर कुल मिलाकर के पूछेगा तो हम कहेंगे 719 है। ऑप्शन में अगर 713 दिया है, 19 नहीं दिया है, तो हम 713 पर भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहारी सतसई किस भाषा में है? तो ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है ये। ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में कहा गया है? पाराकार देव है, पद्माकर है,
घनानंद है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कवि है आपके घनानंद, इनके विषय में यह बात कही गई है। जो घनानंद है यह रीत काल के कवि हैं और रीत काल के रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। किस काल के? तो आप कहेंगे साथियों कि रीत काल के रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? इन पंक्तियों के लेखक भी घनानंद को माना जाता है। यानी विकल्प संख्या जो सी है आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। किसी का क्वेश्चन क्या है जी? रामचरितमानस, अच्छा सबसे बड़ा कांड कौन सा है? सबसे बड़ा कांड आपका बालकांड है। ठीक है, हाँ कौन सा कांड है? बालकांड है। बालकांड में राम का जो बाल वर्णन है उसका किया गया है वर्णन। करे भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह बोल रहा है कि सही नहीं है। इन बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे। पाकाया कि रीत काल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। अगला कार्य है कि इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के, एक मिनट, चलिए भाई, तो कार्य कि इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। आगे कह रहा है आपका कि राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। भर्त्सना का अर्थ होता है बुराई की। और आगे कह रहे हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह बोला है कि रीत काल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल भी है। यह बात तो सही है, बिल्कुल सही है। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। नहीं, यह बात गलत है आपका, यह सही नहीं है। यह कह रहे राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए, यह बात आपका गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपके विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? कह रहे कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? रंग में भंग, ये तो है ही आपका भारत भारती, इसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला है, आपको पता होगा। वैदेही वनवास, भारत भारती के लिए ही इनको राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी और महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसके बाद कह रहे वैदेही वनवास। वैदेही वनवास जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी है? तो आप कहेंगे हरिऔध की रचना है। हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। और ध्यान में रखेंगे साथियों कि इसमें कुल मिलाकर के 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। यही कारण है कि वैदेही वनवास को एक महाकाव्य कहा जाता है। जब 8 सर्ग से ऊपर हुआ तो महाकाव्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर यहां पर विकल्प संख्या सी आपके सही हो जाएंगे। विकल्प संख्या सी ही आपके करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। यह पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? पहला कार्य है कि साकेत में है, भारत भारती में है, या सिद्धराज में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर बताइए आप लोग, बोलिए भाई। 17 नंबर का बी आंसर आ रहा है। 17 नंबर का बी आपका कार्य भारत भारती। भारत भारती के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी, क्षमा चाहता हूं, इनको राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। राष्ट्रकवि की उपाधि इनको मिली थी और किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? उनका एक काव्य संग्रह है, निहार है, रश्मि है, या सांध गीत? तो साथियों एक सांध गीत है। क्या है? सांध गीत से संबंधित है। यह किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए, ध्यान में रखेंगे, यामा के लिए इनको 1982 में 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? तो आप कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताएंगे इसका कि कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है। देखता हूं कितने साथियों के उत्तर आते हैं। राजीव रंजन आंसर बताइए भाई। हाँ, महात्मा गांधी ने दिया था, बिल्कुल।
तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बोलिए। कह रहे कि कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? मछली घर। कुंवर नारायण जी का नहीं है, धूप के धान नहीं है, हाशिए का गवाह ये कुंवर नारायण का एक काव्य संग्रह माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? कह रहे कि अनुभूत की प्रामाणिकता, ये तो सही है आपका। नया भावबोध और नया शिल्प, ये भी सही है। छंदों का बंधन, देखिए छंदों का बंधन ये नई कविताओं की विशेषता नहीं है। विशेष तौर पर जो नई कविता है इसमें छंदों का प्रयोग आपको विशेष तौर पर देखने को नहीं मिलता है, तो छंदों का बंधन नहीं है। बाकी नई कविता की विशेषताएं आपकी सारी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, कह रहे कि 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? यह उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर आप लोग बताइए। फ्रूटी कुमारी, राजीव रंजन है, अमी कुमारी है और लवी तेजस, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या आएगा बताइए। कह रहा है कि जो 8वां सर्ग है, 8वां सर्ग ये आपका इसकी विधा क्या है? विधा का मतलब ये हुआ कि यह एक उपन्यास है या फिर नाटक है या आत्मकथा है या संस्मरण है, क्या चीज है? उपरोक्त में से एक से अधिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं? साथियों यह क्या है? एक नाटक है। जो 8वां सर्ग है यह नाटक है, सुरेंद्र वर्मा जी का यह नाटक है। किसका है? तो आप कहेंगे कि सुरेंद्र वर्मा, यह सुरेंद्र वर्मा का एक नाटक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? यह बात सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो प्रश्न है वो सुरेंद्र वर्मा के 8वें सर्ग नाटक में आया हुआ है, जिसकी विधा एक नाटक है। तो 8वां सर्ग ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का है। ये क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट किया है, बस दूसरे शब्दों में घुमा करके आया है। कहने का सेंस ये है कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके ही पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, चाहे वो आईएएस का पेपर हो चाहे एक दुनिया के किसी एग्जाम का पेपर हो, 40% क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा करके होते हैं, वो लगभग रिपीटेड होते हैं। इसलिए विशेष तौर पर उन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नहुष, पारिजात हरण या पद्मावती? आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा। अब लो, आ गया भैया। एक भाई साहब है आदित्य कुमार, ये कह रहे हैं क्लास टाइम चेंज कीजिए। भाई साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे पता है कि एक ऐसा टाइम है जिस टाइम नींद आती है। मैं दिन भर थका हूं लेकिन रात को पढ़ा रहा हूं, यह बात भी सत्य है। लेकिन क्या करेंगे, कभी कभी होता क्या है कि जितना आप जीवन में कष्ट सहे रहते हैं और जब आपका सिलेक्शन होता है तो ऐसे लोगों के आंखों से सिर्फ आंसू छलकते हैं सिलेक्शन के दिन, क्योंकि आप फिर वो दिन याद करते हैं कि जब आप रात में जग करके पढ़ रहे होते हैं। ठीक है सिंधु कुमारी, गुड नाइट। चलिए भाई आप सो जाइए, बिल्कुल अच्छी बातें हैं, है ना। नहुस, इसका सही उत्तर क्या होगा? नहुस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नहुस जो मौलिक नाटक है ये है किसका? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि नहुस किसका नाटक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं यहां पर छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? कह रहा है हरिसुमन विष्ट जी हैं या हिमांशु जोशी हैं या शैलेश मटियानी है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। रिंकी पाठक, इनका भी जो है कि प्रश्न आ रहा है कि क्लास का टाइम चेंज कीजिए। और कौन कौन लोग हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मत मन हिमांशु जोशी जी का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है?
भीष्म साहनी का उपन्यास कौन सा है भाई? पालाकार देहाती दुनिया है, सती मैया का चौरा है, मैयादास की माड़ी। मैयादास की जो माड़ी है ये भीष्म साहनी द्वारा रचित एक उपन्यास है। किसके द्वारा रचित है? तो भीष्म साहनी द्वारा रचित एक उपन्यास का नाम है जिसका नाम है मैयादास की माड़ी। ठीक है, देहाती दुनिया जो उपन्यास है वह शिव पूजन सहाय जी का है। किसका है? शिव पूजन सहाय का है। और भैरव प्रसाद गुप्त जी का जो उपन्यास है वो है सती मैया का चौरा। किसका है? भैरव प्रसाद, ये दास नहीं है, भैरव प्रसाद गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त, इनका उपन्यास कौन सा है? तो सती मैया का चौरा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद जी हैं या नगेंद्र है या देवकी नंदन खत्री हैं? उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों एक बात तो ध्यान रखना कि जासूसी उपन्यास को प्रारंभ करने का अगर श्रेय हम किसी को कहते हैं तो विशेष तौर पर गोपाल राम गहमरी, जो कि आपका गहमर आपका संबंधित है उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गाजीपुर, वहां से। लेकिन आपको यह बताना है कि हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? चलिए आंसर आ रहा है आप लोगों का देवकी नंदन खत्री, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट होंगे। कर इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? गंगौली जो गांव है ये एक उपन्यास है जिसका नाम है आधा गांव। आधा गांव, ठीक है। विशेष तौर पर जो गंगौली गांव है साथियों, यह गाजीपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है गंगौली गांव। और ये आधा गांव उपन्यास में इस आपका गंगौली गांव का उल्लेख किया गया है। राही मौसम रजा का यह उपन्यास है। किसका है? तो आप कहेंगे आधा गांव जो उपन्यास है यह राही मौसम रजा का है। राही मसूम रजा का है। तो आधा गांव उपन्यास में गंगौली गांव का चित्रण किया गया है और गंगौली गांव आपके गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गाजीपुर जिले में पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? उपन्यास आपका दिया नहीं है ना, तो उपन्यास दिया नहीं है तो यहां पर विकल्प संख्या सी आपके सही, ई आपके सही हो जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका आंसर सही आया था? 27 नंबर का। दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास की रचना किसने किया है? पहला कह रहे गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है वो गिरिराज किशोर का ही माना जाता है। काशीनाथ सिंह और विनोद कुमार शुक्ल, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या होगा। इंजीनियर वर्किंग गुड्डी कुमारी हूं सर, पुरानी स्टूडेंट। अच्छा जी, बिल्कुल समझ गए हम। बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ढूंढते रहते हैं। नवीन कुमार का आंसर आ रहा है विनोद कुमार शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ला। आगे बढ़ते साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 की हम लोग बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम क्या है? पालाकार की बूढ़ी काकी, सवा सिर गेहूं, पंच परमेश्वर और प्रेरणा। तो इनकी कहानियों का क्रम क्या है? तो पहला इनका सबसे पहले आता है पंच परमेश्वर, इसके बाद आता है बूढ़ी काकी दूसरे नंबर पर, फिर आता है आपका सवा सिर गेहूं तीसरे नंबर पर और प्रेरणा चौथे नंबर पर आ जाएगा।
तो पंच परमेश्वर तीसरा आपका जो सही उत्तर होगा वो 3 हो जाएगा, इसके बाद 1 हो जाएगा, इसके बाद आपका 3 हो जाएगा, फिर चौथे नंबर पर चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर गलत हो गया यार, 3 नंबर पर आपका दूसरा हो जाएगा ना, ये 2 है, तो दूसरा और चौथा, यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपके यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है। पहली मौलिक कहानी कह रहा है रानी केतकी की कहानी, इंसाल्लाह खां की है, ये नहीं है आपका। पंच परमेश्वर भी नहीं है। एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। एक टोकरी भर मिट्टी ये आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। आंसर आपके सी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। करें नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है। तो मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को माना जाता है। विकल्प संख्या सी आपके यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया आंसर है आप लोगों का। आगे अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है। पहला कार्य पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। अगला कार्य पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना। पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर आपको चयन करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। बत्तीस का बी उत्तर आना शुरू हो गया है। 32 का बी कह रहा है कि पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना। देखिए आप हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है, तो व्यंग्यात्मक निबंध है इसका अर्थ यह नहीं कि हास्य प्रदान करना, नहीं। ये जो व्यंग्यात्मक निबंध है वो पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या ए, वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। विकल्प संख्या जो ए है वे सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है। यह कथन बाबू गुलाब राय का माना जाता है। किसका है साथियों, तो बाबू गुलाब राय का यह कथन माना जाता है। यानी विकल्प संख्या जो बी है वे आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प संख्या बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहां पर कि जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है। जिन्होंने जीना जाना इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। किसको माना जाता है, जगदीश चंद्र माथुर जी को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका सी वाला। और अगला क्वेश्चन यानी 35 8वां सर्ग आपको बताना है। ये तीसरी बार आ रहा है ना 8वां सर्ग, चलिए कोई बात नहीं है। 8वां सर्ग जो उपन्यास, आप क्षमा चाहता हूं, 8वां सर्ग जो है वो किस विधा की पुस्तक है। रिपीट किया है ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, नाटक है। अभी हमने बताया है कि जो 8वां सर्ग है वो क्या है, नाटक होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब आपका एक पैसेज आ गया है और इस पैसेज के अंतर्गत हमें देखना है कि कौन सा आंसर हमारे सही होंगे। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा इस ओर से पूर्व की ओर बहती है। उनकी आमने सामने भेंट कैसे हो, कौन किसके सामने पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे। अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को दाक्षिण धारण कर सरितपति, सरितपति का मतलब क्या होता है, सरिता के पति, नदियों के पति अर्थात समुद्र। तो ध्यान में रखेंगे सरितपति किसको कहते हैं, समुद्र को कहते हैं, के दर्शन के लिए जाना चाहिए। ऐसे शब्द आते हैं तो कम से कम संधि विच्छेद करके एक बार इसको देख लिया करिए। और
व्यक्ति नम्र होकर जाते जाते जहां संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। इस प्रकार गोआलंदी के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जलाकर मिलता है तब मन में संदेह पैदा होता है कि सागर और क्या होता होगा। विजय प्राप्त करने के बाद कसी हुई खड़ी सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती है और विजयी वीर मन में आए वैसे जहां तहां घूमते रहते हैं, उसी प्रकार का हाल इसके बाद इन दो महान नदियों का होता है। अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती हैं। प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है और कुछ प्रवाहों के तो एक से अधिक नाम है। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा नाम धारण करती है। यही आगे चलकर के मेघना के नाम से पुकारी जाती है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। कह सरित पति के दर्शन के लिए जाना चाहिए। हुआ किससे तात्पर्य क्या है? कह नदी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। अगला कह समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए। आगे कह झील के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो सरित पति का मतलब होता है, हमने आपको समझाया है कि सरित पति, सरिता के पति, सरिता माने होता है आपका नदी, जल, और नदियों के जो पति हैं वो समुद्र को कहा जाता है। तो समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, और अगर सरित पति का अर्थ नहीं समझेंगे तो फिर नदी और झील में से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर आपके गलत होंगे। और यहीं पर आप कहते हैं कि सर पैसेज हमसे सही नहीं होता है। पैसेज क्यों नहीं सही होता है? क्योंकि इस प्रश्न में आप इन शब्दों के अर्थ नहीं आपको पता होता है, और जब आपको अर्थ नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज होंगे, और कंफ्यूज होंगे तो आप गारंटी में लेता हूं कि इस प्रश्न का कोई भी आंसर आप सही करके नहीं आ सकते। फिर आप नदी, समुद्र और झील में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सरित पति का अर्थ समुद्र होता है, और मात्र एक शब्द से ही इसका आंसर पता चल गया। सरित पति का अर्थ है क्या चीज? देखिए कहा है ना कि सरिता का स्वामी, सरिता का स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर बी। कुल मिलाकर के इसको लिख लीजिएगा कि सरित पति का अर्थ होता है सरिता का स्वामी अर्थात समुद्र। उतार लीजिए इसको। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भाई साहब, तो पढ़ना आपको जरूरी पड़ जाता है। करे गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम कहां होता है? तो आपको अभी पता चला है कि गोआलंदी में इसका संगम होता है, और दोनों आगे बढ़कर के पद्मा के नाम से बहती है। मेघना उसके बाद पद्मा बन जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कसी हुई सेना से तात्पर्य क्या है? युद्ध के लिए सज्ज सेना, तंग हुई सेना, अव्यवस्थित नहीं। कसी हुई सेना का मतलब होता है कि युद्ध के लिए पूरी तरह से सुसज्जित सेना, सुसंगठित सेना की बात कर रहा है। तो युद्ध के लिए सज्ज सेना, ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती हैं। काले वाक्यांश से तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो कह रहे कि दोनों नदियों के अनेक मुख हैं, दोनों नदियां अनेक धाराओं वाली हैं, दोनों नदियां अनेक धाराओं में बट जाती हैं। यह बात सही है। कह रहे अनेक मुखों वाली सागर में जाकर मिलती हैं। अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलने का मतलब है कि नदियां आगे चल करके अनेक मुखों यानी वितरिकाओं में तो बढ़ जाती है ना, वे फिर जाकर के सागर में मिल जाती हैं। तो कह रहे दोनों नदियां अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, यानी जो विकल्प संख्या सी है वे आपके सही उत्तर हो जाएंगे। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने हिंदी के सेट संख्या 60, जो आपका कौन सा सेट है 66, तो सेट संख्या 66 के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोगों ने विस्तृत व्याख्या देखा है। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनको आपने प्राप्त किया होगा, और जितनी भी डाटा हमें देना होता है मैं जानता हूं कि इन डाटा को दे दूंगा। बहुत सारे डाटा ऐसे भी होते हैं जो हम बार बार आपको देते रहते हैं तो नहीं देते हैं, इसलिए ध्यान में रखेंगे कि मन से पढ़ेंगे। डेली आप इस टाइम लाइव रहेंगे, हमारे साथ तन्मयता से पढ़ते रहेंगे। हम आपको प्रयास में है कि एक YouTube पर क्लास, जैसे ही हमको टाइम मिलता है तो YouTube पर एक एक्स्ट्रा क्लास आपको देंगे, उसके साथ साथ हम कुछ बैचेज का लॉन्च भी करेंगे। तो सारी चीजों को हम लोग व्यवस्थित तरीके से करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा हम विलंब कुछ कारणों से कर रहे हैं। अभी आप लोग बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते रहते हैं और मैसेज आते रहते हैं कि सर आप प्रैक्टिस बैच कभी स्टार्ट करेंगे, अभ्यास बैच कभी स्टार्ट करेंगे, MCQ बैच कभी स्टार्ट करेंगे। तो मेरे दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा हम इसमें टाइम इसलिए ले रहे हैं कि ये जो आपका बैच होगा हम ऐसे टाइम कराना चाह रहे हैं कि वो लगातार आपके लिए कह सकते हैं कि लेटेस्ट हो, आपके दिमाग में चीजें बरकरार रहें। यानी एग्जाम में बैठने के बाद ऐसे टाइम पर हम कराएंगे जिससे कि 15 से 20 दिन पहले
पूरी चीजों को हम कवर भी कर देंगे और साथ में सारी चीजें आपके दिमाग में बरकरार भी हों। नहीं तो पता लगेगा कि बहुत पहले पढ़ लेंगे, बाद में चल करके भूल जाएंगे, तो भी समस्याएं होती हैं। कोई कह रहा है शीर्षक पूछता है गलत होता है, ठीक है, हम लोग टॉपिक को रखेंगे थोड़ा सा, शीर्षक जो पूछता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि शीर्षक कैसे सही होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।